हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी की कक्षा में। और आज हम हमारे संचयन के प्रथम पाठ हरिहर काका के विषय में पूर्ण जानकारी हासिल करते हुए इस पूरे पाठ को विराम देंगे। मैं थोड़ा सा आपको इस पाठ की पूर्व जानकारी देना चाहती हूँ कि मिथिलेश्वर यानी लेखक और हरिहर काका का पारस्परिक संबंध, दोनों एक दूसरे के पक्के मित्र थे और पक्के मित्र होने के साथ साथ वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए भी थे। लेखक ये मान रहा था कि हरिहर काका कुछ दिनों से बहुत उदास और किसी गूंगेपन का शिकार हो चुके हैं। कारण भी जानने की कोशिश की, लेकिन हरिहर काका ने मात्र नजरें उठाकर उनको देखा और चुप रहे। कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेखक मानता है कि उनकी नजरों ने ही वह सब कुछ बात बयान कर दी जो उनकी मना स्थिति दिखा रही थी। इसके पश्चात लेखक ने यह बताया कि वास्तव में हरिहर काका ऐसी मना स्थिति का शिकार क्यों हो गई, इसके पीछे क्या कारण है। तो इस कारण को जानने के लिए हमें पूरे गांव के बारे में जानकारी लेनी आवश्यक है। गांव जो आरा शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर था, हसन बाजार बस स्टैंड के आगे की तरफ स्थित था। 2,500 से 3,000 की जनसंख्या का गांव था और उसी गांव के अंदर 3 चीजें जो थी वो बहुत प्रसिद्ध थी। यहाँ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, गांव में चर्चित प्रमुख स्थल कौन से थे? पश्चिम भाग का तालाब, मध्यम भाग का बरगद का पेड़ और पूर्वी भाग में ठाकुर जी का विशाल मंदिर। ठाकुर जी के विशाल मंदिर के विषय में कहते हैं कि वास्तव में ठाकुर जी का विशाल मंदिर वहाँ कैसे स्थापित हुआ, तो वहाँ दिया गया है कि ठाकुर जी का जो मंदिर है वहाँ पर, वो मंदिर वहाँ स्थापित करवाया किसी साधु ने। साधु जो थे वहाँ आए और वहाँ साधु ने क्या किया, वहाँ साधु जो है वो उन्होंने यह माना कि वास्तव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना के पीछे क्या कारण था। तो वहाँ एक साधु आए थे और साधु ने छोटी सी मूर्ति की पूजा वगैरह शुरू करी और वहाँ पर उस ठाकुर जी की स्थापना हो गई। और उसी ठाकुर जी की स्थापना के साथ साथ उस मंदिर का विस्तार किया गया। गांव के लोगों ने उसमें अपनी भागीदारी निभाई। अब गांव के लोग वहाँ मनौती मांगते, उनकी सारी मनौतियां पूरी होती और उसी मनौती के साथ साथ उनकी ठाकुरबाड़ी के प्रति श्रद्धा बढ़ गई और वो पूरे शहर की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी हो गई। ठाकुरबाड़ी से लोगों का लगाव जो है तन और मन दोनों से था। तन से तो कैसे, जब भी वो कृषि कार्य से फ्री होते तो वहां जाते और वहां आराम करते, भजन कीर्तन करते, प्रवचन सुनते। और मन से कैसे, वो ये मानते थे कि इस ठाकुरबाड़ी में मैं अगर चला जाता हूँ तो ठाकुरबाड़ी में जाने से ही, पैर रखते ही मैं पवित्र हो जाता हूँ, मेरे पीछे के सारे पाप धुल जाते हैं। अब वहाँ हरिहर काका रोजाना जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया। इसी ठाकुरबाड़ी में न जाने के कारण को ढूंढते हुए लेखक ने जब उनसे बात की तो उनको लगा कि घर के अंदर उनके 4 भाई हैं। ये चारों भाइयों में हरिहर काका का दूसरा स्थान है। सभी के नाम पर 60 बीघे जमीन है और उसी 60 बीघे जमीन में प्रत्येक का हिस्सा 15-15 बीघे खेत है। बाकी भाइयों को तो भरा पूरा परिवार है और हरिहर काका भी उनके साथ ही रहते हैं। सभी जो भाई हैं वो अपने घर के सभी सदस्यों को हरिहर काका की सेवा के लिए दायित्व के तौर पर उन्हें ये जिम्मेवारी सौंपते हैं। पत्नियां अपने पतियों की तो सेवा करती है और जब सारे भाई जो हैं खलिहान की ओर चले जाते हैं तो हरिहर काका की सेवा टहल में भी लगी रहती है। लेकिन आपको पता है, जब पति अपने खेतों की ओर रवाना हो जाते हैं तो हरिहर की तरफ ध्यान देना उन्होंने बंद कर दिया। जब बीमार पड़ते हरिहर काका तो उन्हें अपने परिवार की कमी खलने लगी। उनको लगने लगा कि वास्तव में मुझे बीमारी के समय में पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। अब उनको अपने पत्नी और बच्चों के न होने का दुख और अफसोस होने लगा। तो उन्हीं बीमारी के दिनों में उन्होंने एक खबर सुनी कि उनका जो प्रिय भतीजा है, जो शहर में क्लर्क की नौकरी करता है, उसी का दोस्त
उनके गांव में आया है। उसी दोस्त के आने की खुशी में घर में खूब अच्छे पकवान बने हैं। बीमारी से तो उठे ही थे, इसलिए पकवानों की बात सुनकर उनको अच्छा लगा। उनको लगा चलो इसी बहाने मुझे भी कुछ अच्छा खाने के लिए मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, पूरा दिन बीत गया, खूब अच्छा भोजन बनाया गया, लेकिन हरिहर काका को किसी ने भी नहीं पूछा। वो खुद चलकर जब दालान की ओर से कमरों की ओर गए तो वहां सबसे छोटी वाली बहू ने उनको एक थाल परोस कर दिया। उसमें बचा खुचा रूखा सूखा भोजन पड़ा हुआ था। अब हरिहर काका को वो थाली देखते ही गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने इस बारी अपना विरोध जाहिर ही कर दिया। उन्होंने उस थाली को आंगन में इतनी तेजी से फेंका कि उससे होने वाले कंपन और आवाज से घर के सभी सदस्य बाहर आ गए। हरिहर काका ने टोंट भरे व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कहा कि तुम मुझे भोजन डालती हो, इसमें ये तुम्हारी गलतफहमी निकाल देना कि मैं तुम्हारा कुछ खा रहा हूँ। मेरे खेत में जो खलिहान होता है, अनाज होता है, उसी से इस परिवार का पूरा भरण पोषण चलता है। तो जो भी मैं खा रहा हूँ अपने खेतों की पैदावार ही है, तुम्हारे हिस्से का कुछ भी नहीं है। अगर वहम है तो अपने दिमाग से निकाल दो। अब हरिहर काका का ऐसा उग्र रूप देखा तो परिवार की सारी महिलाएं बड़ी दुखी भी हुई और अब हरिहर काका अपने खलिहान की तरफ जाकर के अपने भाइयों को इस बात का ज्ञान कराने की ओर रवाना हुए। लेकिन उसी समय उनके दालान में पंडित जी आए हुए थे, जो वार्षिक होमाद यानी हवन के लिए सामग्री प्राप्त करने आए थे। उन्हें जब इस पारिवारिक कलह के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो फटाफट बिना देरी किए अपने ठाकुर बाड़ी की ओर रवाना हुए और महंत जी को सारी बात बताई। महंत जी को लगा लोहा गर्म है, हथौड़ा ठोक दिया जाए तो अच्छा होगा, और महंत जी बिना देरी किए राम नामी चादर लपेटकर और हरिहर काका के दालान की ओर आने लगे। आपको पता है कि जब घर की कोई कमी या घर के अंदर कोई ऐसा छेद या व्यथा का कोई भी मुद्दा है, अगर लोगों तक पहुंचता है तो लोगों में उसके बारे में चर्चाएं होने लगती हैं। चाहे कोई उन्हें बताए या न बताए, तो हरिहर की इस प्रसंग की चर्चाएं भी पूरे गांव में होने लगी। महंत ने हरिहर को रास्ते में ही देख लिया और उसे अपने ठाकुर बाड़ी में लेकर आए। उसकी खूब सेवा टहल करी, उनके लिए विशेष पकवान बनवाए गए, रात भर उनको वहीं रोके रखा। जब भाई आए तो उन्होंने वहां भाई को, हरिहर काका को वहां से जाने से मना कर दिया कि ये बीमारी से उठा है, इसका मानस जो है अशांत है, इसलिए इसको यहीं रहने दो। गांव वालों ने भी उस बात का समर्थन किया तो हरिहर काका को वहां ठाकुर बाड़ी में ही रहने दिया। ठाकुर बाड़ी में रात के समय उनके विश्राम की और खाने पीने की खूब अच्छी व्यवस्था थी। ऐसा मिष्ठान हरिहर काका ने अपने पूरे जीवन में पहली दफे ही चखा था। अब अगली सुबह भाई आए और भाई अपने हरिहर काका को अपने घर की तरफ ले गए, क्योंकि उनके मन में ये शंका थी कि अगर महंत और ठाकुर बाड़ी के अन्य पक्षधर उन्हें अपने पास रखेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और कारण यही है कि वो हरिहर काका की जमीन को हथियाना चाहेंगे, और ये जमीन बहुत कीमती है जिसे वो किसी भी कीमत पर दूसरों को हथियाने नहीं देना चाहते। अब ठाकुर बाड़ी के अंदर महंत ने हरिहर काका को इस जमीन को ठाकुर जी के नाम लिखने के लिए कई हथकंडे अपनाए, लेकिन हरिहर काका असमंजस में थे। क्यों? क्योंकि अगर ठाकुर बाड़ी के नाम जमीन कर देते तो अपने परिवार के प्रति वो विश्वासघात करते, और अपने परिवार को दे देते तो महंत की बात का विरोध हो जाता। तो इस असमंजस की स्थिति में उन्होंने मिथिलेश्वर से इस बात की चर्चा की और दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जमीन किसी के भी नाम लिख देना मूर्खता होगी, क्योंकि यही जमीन है जिसकी वजह से सारे महंत और परिवार के लोग जो हैं उनका आदर और सत्कार कर रहे हैं। तो हरिहर काका ने यहाँ अनपढ़ होते हुए भी एक अनुभव की शिक्षा प्राप्त कर ली थी कि ये जमीन ही वह तत्व है जिसकी वजह से उनका सार संभाल किया जा रहा है। अब महंत को लगा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, और उन्होंने दूसरा हथकंडा अपनाया। दबंग प्रवृत्ति के कुछ लोगों को आधी रात के समय कुछ हथियारों से लैस करके उन्होंने दालान में उपस्थित किया, हरिहर काका का अपहरण करवा लिया। आधी रात के समय हरिहर काका के भाई अगर थोड़े जागृत होते, उससे पहले ही हरिहर काका को वहां से गायब कर दिया गया, ठाकुर बाड़ी में लाया गया।
ठाकुरबाड़ी में लाकर उनके साथ मारपीट की गई, उनके मुंह पर पट्टी बांध दी, हाथ और पैर बांध दिए, बुरी तरह से मार मारकर उनके अंगूठे के निशान सफेद और खाली कागजों पर लिए गए। ये था महंत का विकराल रूप, जिसके कारण हरिहर काका को बड़ा ही खेद और घृणा हो गई। उनको लगने लगा कि वास्तव में महंत जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जो ठाकुरबाड़ी की सेवा कार्य में लगे रहते हैं, वास्तव में बहुत खराब लोग हैं। और ये वे लोग हैं जो मुंह में राम और बगल में छुरी वाला आचरण किया करते हैं। अब जो है वहाँ जो भाई हैं वो पुलिस को लेकर के पहुंचे तो वहाँ ठाकुरबाड़ी में से हरिहर काका को जिस स्थिति में देखा और उन्हें वापस अपने घर ले आया गया। घर लाने के पश्चात हरिहर काका की खूब सार संभाल होने लगी। कुछ सुरक्षा के लिए ताकतवर और शक्तिशाली लोगों को उनके चारों तरफ रखा गया। रात्रि के समय, सोते समय भी पहरा दिया गया। इस तरह से उनकी हर जो इच्छा है उसको पूरी किया गया। हरिहर काका को ये परिवर्तन बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने सोचा परिवार के लोग मेरी टहल कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता उन्हें भी पता थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जमीन का ही टुकड़ा है, जिसकी वजह से सभी परिवार के लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। अब हरिहर काका के घर में जो परिवर्तन था वो सुखद था, लेकिन धीरे धीरे वहां कोई दूसरा ही माहौल तैयार हुआ। उनके ही परिवार के लोगों ने रात्रि के समय हरिहर काका के प्रति बहुत दुर्व्यवहार किया। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, उनको पीटा गया, जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान लिए गए। अब की बार हरिहर काका घबराए नहीं, क्योंकि कल मैंने आपको बताया, एक पंक्ति रेखांकित करवाई कि मृत्यु का जब तक डर होता है तब तक व्यक्ति उससे घबराता है, लेकिन जब उसे पता है कि मृत्यु ही वास्तविकता है तो मृत्यु का वर्ण करने के लिए वह स्वयं तैयार रहता है। हरिहर काका को पता था कि ये मुझे मार तो सकते नहीं, क्योंकि जब तक जमीन इनको नहीं मिलेगी तब तक ये मुझे मारेंगे नहीं, और जमीन जब तक मेरे पास है तब तक ही मेरी सुरक्षा संभव है। उसको पता था कि इस जमीन की वजह से ही चाहे महंत हो चाहे परिवार के लोग हों, वो उसे जिंदा जरूर रखेंगे। अब जो है हरिहर काका के प्रति इस तरह का जो आचरण किया गया, उससे हरिहर काका बड़े ही क्षुब्ध हो गए, दुखी हो गए, और हरिहर काका जो है वो अपने परिवार के लोगों के प्रति किए गए ऐसे अमानवीय व्यवहार से बड़े ही घायल हुए। क्या हुआ, तो इसी पेज नंबर यहाँ दिया गया है 16, और पेज नंबर 16 का पहला पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। दूसरे पैरे से हमारा ये पाठ शुरू है कि जैसे ही हाथापाई हुई, हरिहर काका घर से निकल करके बाहर गांव की ओर भागना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने मजबूती से पकड़ लिया और हरिहर काका भी वापस से अपना बचाव करने के लिए प्रहार करने लगे, लेकिन अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फिर उन्होंने अपनी रक्षा के लिए जोर से चिल्लाना शुरू किया। अब भाइयों को होश आया कि इनके मुंह को बंद कर देना चाहिए था। तुरंत उन्होंने मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, लेकिन ऐसा किया उससे पहले ही हरिहर की आवाज गांव में पहुंच गई। सारे आसपास के लोग दालान में आए। ठाकुरबाड़ी के जो पक्षधर थे वो भी महंत तक इस सूचना को पहुंचा सके, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को ये समझा रहे थे कि ये तो हमारे परिवार का निजी मामला है, आप इससे दूर रहें, दूसरों को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन महंत जी ने वहां तुरंत तत्परता और फुर्ती दिखाई और पुलिस को साथ में लेकर जीप में सवार होकर वहां आ पहुंचे। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म ही हो गया। पूरे घर की तलाशी हुई और हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। यानी महंत और उन्होंने जैसा व्यवहार किया उससे भी ज्यादा निर्ममतापूर्ण व्यवहार उनके भाइयों ने किया। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ जुल्म और अत्याचार किया, जबरन अनेक कागजों पर अंगूठे के निशान लिए और खूब उन्हें मारा पीटा। उनकी इतनी दुर्गति की कि कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, और अगर थोड़ी बहुत देर अगर पुलिस देर से आती तो उन्हें जान से ही मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान थे। बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे और अचानक बेहोश होकर गिर गए। वृद्धावस्था थी बेटा, वृद्धावस्था में वो इस तरह के जुल्म को सहन नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही मुंह पर पानी की छींटें डाली, होश आ गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही गायब हो गए। पुलिस की पकड़ में सिर्फ रिश्तेदार के 2 व्यक्ति हाथ में आए और शेष लोग वहां से फरार हो गए।
अब क्या होगा, अब हरिहर काका को पुलिस प्रोटेक्शन यानी पुलिस की सुरक्षा में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो महंत के लोग उसको मारना चाहते थे और दूसरी तरफ परिवार के लोग, और दोनों का एक ही स्वार्थ था, हरिहर की 15 बीघा जमीन हथिया लेना। अब दोनों से सुरक्षा कैसे होगी? तो उन सभी लोगों ने इस बात को रखा कि अब जो है पुलिस की सुरक्षा में ही हरिहर काका को रखा जाए। तो देखिए, हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में अब तक की ये अंतिम घटना थी, यानी इसके बाद कोई घटना घटित नहीं है, क्योंकि उनको सिक्योरिटी मिल गई। किसकी? पुलिस की। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी यानी बंदूक लेकर के पुलिस के 4 जवान तैनात किए गए। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से भी काफी प्रयास किया गया। असल में भाइयों को चिंता थी। क्या चिंता थी? कि अकेले हरिहर और महंत, अकेले हरिहर जो है अगर रहे तो महंत के लोग आकर के उनको भगा ले जाएंगे, और दूसरी तरफ महंत को चिंता थी कि अगर हरिहर अकेले रहे तो उनके भाई उनको धर दबोचेंगे। इसलिए अब हरिहर काका की सुरक्षा के लिए हरिहर काका ने पुलिस की मांग की और वहां पर 4 जो पुलिस के कर्मचारी थे वो तैनात कर दिए गए। नेपथ्य में रहकर उनके भाइयों, नेपथ्य का अर्थ है पर्दे के पीछे रह करके, यानी वो बिल्कुल सामने आकर के नहीं कर रहे थे, बल्कि पीछे अप्रत्यक्ष रूप से भाई और महंत वो पैरवी लगा रहे थे। पैरवी लगाना यानी वहां हरिहर काका की निगरानी करना, और पैसे खर्च करके उन्होंने इस चीज के लिए पूरी सहायता पहुंचाई। यानी महंत भाइयों से रक्षा कर रहा था और भाई महंत से रक्षा कर रहे थे। इसका मतलब यह उनकी सहायता का ही परिणाम था कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। अब लेखक कहता है, जहां तक मैं समझता हूं फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुर बारी और अपने भाइयों की ओर से मिल रही है। कैसे? भाई महंत से रक्षा कर रहा है और महंत भाइयों से बचा रहा है। ठाकुर बारी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह से सतर्क हैं कि उनमें से कोई भी या गांव का कोई अन्य भी व्यक्ति हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपनी सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट करके वो उनका ध्यान अपनी ओर खींचने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब शायद हरिहर काका उनकी बातों में न आने पाए। आगे देखिए, यहाँ इस पैराग्राफ में बताया है कि एक ऐसा व्यक्ति भी है जो इन दोनों पक्षों से बिल्कुल अलग है। वो भी बना हुआ तो नेताजी है, लेकिन है थोड़ा दबंग प्रवृत्ति का, और हरिहर काका की जमीन को हथियाने के लिए वो एक नया मसला लाता है, एक नया जो उदाहरण है वो लेकर आता है। देखिए क्या कहते हैं, गांव में एक नेताजी है, वो कोई नौकरी तो करते नहीं, न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है, यानी राजनीति से भी उनका संबंध है, और उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। तो तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ वो हरिहर काका के पास पहुंचते हैं और ये प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन पर हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाएगा। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा और उनकी जमीन का सही उपयोग भी होगा। गांव के विकास के लिए एक स्कूल भी मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था और नेताजी भी निराश होकर चले गए। अब देखिए, पूरे गांव में चर्चा का एक मुद्दा बन गया और वो मुद्दा था हरिहर काका। हरिहर काका की मृत्यु और मृत्यु के पश्चात उनकी जमीन का बंटवारा, यही प्रश्न पूरे गांव में चर्चा का विषय थे। देखिए चर्चाएं कहाँ हो रही थी और किस तरह की प्रश्न चर्चाओं का प्रमुख केंद्र बने हुए थे। इन दिनों गांव की चर्चाओं का केंद्र थे हरिहर काका। आंगन में, खेतों में, खलिहानों में अलाव तापते, अलाव यानी थोड़ी सी आग जलाकर हाथ सेकते हुए, बगीचे में, बरगद में, हर जगह उन्हीं की चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना गांव में हुई ही नहीं। हालांकि गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उन घटनाओं का कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती तो फिर उसका कोई अंत भी नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं प्रकट करते। अब क्या संभावनाएं प्रकट करते? राम जाने क्या होगा,
दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपने बयान दर्ज कराए हैं कि वो दोनों में से किसी को भी अपना जमीन का उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान तो लिए हैं, अब इस स्थिति में उनकी जायदाद का हकदार कौन बनेगा, यही प्रश्न थे चर्चाओं का विषय। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती, क्योंकि दो हिस्से थे, एक महंत के चापलूस थे और दूसरे परिवार के पक्षधर थे। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है वो उतना का उतना उगल देता और फिर उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। यह रहस्य खत्म भी नहीं होता और तरह तरह की आशंकाएं बनी रहती, लेकिन लोग इन आशंकाओं को नजरअंदाज करके अपने पक्ष धरता शुरू कर देते कि उत्तराधिकारी तो ठाकुर बारी को ही बनाना चाहिए। दूसरी ओर के लोग कहते नहीं, हरिहर काका के भाइयों को मिलता तो ज्यादा अच्छा होता। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह पूरे गांव में फैल जाती। खबर झूठी है या सच्ची, इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती वो उस पे नमक मिर्च लगा करके चटका कर और आगे बढ़ा देता। एक खबर आती, यहाँ से भी रेखांकित कीजिए बेटा, ये चौथी खबर यानी 4 पैराग्राफ तक आप इस पूरी पंक्ति को अंडरलाइन कीजिएगा। एक खबर आती कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद हरिहर काका को खत्म क्यों नहीं कर दिया, खत्म कर देते तो बात आगे ही नहीं बढ़ती। इस तरह के भी बात जो है लोगों में चर्चाएं हो रही थी। दूसरी खबर आती, अरे हरिहर काका मरेंगे तो उनकी पार्थिव शरीर को, मृत शरीर को आग देने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों के बीच में लड़ाई होगी और जिसके कारण पूरे गांव में खून की नदी बह जाएगी। तीसरी खबर फिर आती कि हरिहर काका की मौत के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। भाइयों ने क्या किया, भाइयों ने अपने इलाके के मशहूर डाकू का नाम यहाँ दिया गया है बुट्टन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली। अब क्या सौदा किया गया कि भाइयों ने इस तरह का सौदा किया कि बुट्टन सिंह अगर इन भाइयों की मदद करेगा तो वहां उसकी स्थान पर उस व्यक्ति को 5 बीघे जमीन का हिस्सा दे दिया जाएगा। यानी बुट्टन सिंह अगर उनकी मदद करेगा तो 15 बीघा जमीन में से 10 बीघे तो भाई ले लेंगे और 5 बीघे बुट्टन सिंह को मिल जाएंगे। ठीक है जी, बुट्टन ने इस तरह के कई मामले निपटाए हैं और पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है, यानी उसका नाम गिना जाता है, बोला जाता है। चौथी खबर फिर आती, महंत ने तो निर्णय ले लिया है, हरिहर की मौत के बाद देश के कोने कोने से साधुओं को और नागाओं को बुलाएगा। यहाँ नागाओं का अर्थ है नागा साधु, जो कुंभ के मेले के लिए ही निकलते हैं, बाकी तो वो हिमालय की गुफाओं में ही छिपे रहते हैं। अब महंत जो है हरिहर काका की मौत के बाद इन सारे साधुओं को बुलाएगा। ठीक है जी। अब रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से सारे गांव का आकाश ढक गया। रोज रोज आतंक का माहौल गहराता गया। सबके मन में यही बात थी कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए नहीं है, एक न एक दिन उन्हें मरना है और फिर पूरा गांव एक भयंकर तूफान की चपेट में आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा यह कहा भी नहीं जा सकता। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, इसलिए जाने अनजाने यहाँ सभी लोग जो है उनके मनों में भय व्याप्त था और सभी को इंतजार भी था कि कुछ ना कुछ तो आगे घटित हो। अब हरिहर काका वो तो बिल्कुल मौन हो गए। यहाँ भी प्रश्न है बेटा अति महत्वपूर्ण कि अंतिम समय में हरिहर काका की क्या मनः स्थिति थी। वो बिल्कुल मौन हो गए, अपनी जिंदगी के शेष दिन यूं ही काट रहे थे। एक नौकर उन्होंने रखा था, वही उनके लिए खाना बनाता और उनको खिलाता। उनके हिस्से की जमीन में जितनी भी फसल होती थी, अगर वो चाहते तो उससे मौज की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन वो तो गूंगेपन का शिकार हो गए, यानी किसी से कुछ भी बोलते नहीं थे। कोई भी बात कहो, कुछ भी पूछो, कोई जवाब ही नहीं देते। खुली आंखों से बराबर आकाश को ही निहारते रहते थे। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई भी बात नहीं थी। तो देखिए बेटा, इस तरह से हरिहर काका की बड़ी ही निराशाजनक स्थिति थी। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर खूब मजे ले रहे थे। अंतिम लाइन रेखांकित कीजिएगा, जिसका धन वह रहे उपास। उपास यानी उपवास, व्रत करके रहता है, यानी कुछ नहीं खाता है, और बाकी
जो सुरक्षा करने वाले हैं, खाने वाले करे विलास, जो उसके धन पे मौज कर रहे हैं वो विलास कर रहे हैं। विलास करना यानी आराम, ऐशो आराम की जिंदगी जीना। अब तक जो उन्होंने नहीं खाया था, दोनों जून यानी दोनों समय उसी का भोग लगा रहे थे। कौन? पुलिस के जवान जो अपनी नौकरी कर रहे थे और हरिहर काका के पैसों पे ऐश और आराम फरमा रहे थे। तो यहाँ बेटा आपका ये चैप्टर पूरा होता है। वास्तव में इस पाठ को पूरा करने में हमें बहुत समय लगा। मैं आपको बता दूं कि इस अभ्यास प्रश्न के प्रश्न संख्या 8, 9, 10 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी हमें अपनी भाषा और विचारों की अभिव्यक्ति के साथ करनी है। चलिए, जितना समय हमारे पास बचता है हम सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। हरिहर काका और कथावाचक के बीच क्या संबंध था, उसका क्या कारण था? तो दोनों एक दूसरे के पक्के मित्र थे। जहाँ पाठ शुरू हो रहा है उसका सेकंड पैराग्राफ है। इसके कई वैचारिक और व्यवहारिक कारण थे। एक तो वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे और दूसरा लेखक की माँ बताती है कि हरिहर काका बचपन से ही उसको बहुत दुलार करते थे, उतना दुलार जैसा एक पिता अपने पुत्र को करता है। कंधे पे बिठाकर पूरा गांव घुमाया करते थे और हरिहर काका की पक्की दोस्ती लेखक के साथ हुई थी और लेखक का भी गांव में हरिहर काका के अलावा कोई भी दूसरा दोस्त नहीं था। कारण भी आ गए और संबंध भी आ गया। हरिहर काका को महंत और अपना भाई एक ही श्रेणी का क्यों लगने लगा? कल किसी बच्चे ने इसी तरह का प्रश्न पूछा था और उत्तर यही था कि महंत और भाई दोनों एक ही स्वार्थ से प्रेरित थे। उनका स्वार्थ था हरिहर काका के हिस्से की 15 बीघे जमीन को हथिया लेना और इस जमीन को हथियाने के लिए उन्होंने हरिहर काका के प्रति अमानवीयतापूर्ण व्यवहार किया। उनको मारा पीटा और जबरदस्ती उनके अंगूठी के निशान खाली कागजों पर लिए गए। अतः हरिहर काका को महंत और भाई दोनों एक ही श्रेणी के लगने लगे। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में जो श्रद्धा थी वो उनकी किस मनोवृत्ति के बारे में बताती है? बेटा ध्यान देना, मनोती मांगते थे और जैसे ही वो मनोती पूरी होती कि मेरे कि पुत्र हो जाए, पुत्र को नौकरी मिल जाए, बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए, तो इन सारी मनोतियों के पूरे होते ही वो क्या करते थे? ठाकुरबाड़ी में चढ़ावा चढ़ाते थे, चाहे अनाज का पहला हिस्सा, चाहे अपने खेत का हिस्सा, है ना। ये मनोवृत्ति उनकी अंधभक्ति के बारे में हमें ज्ञात कराती है, यानी अंधविश्वास पूर्ण भक्ति थी। उसके पीछे वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, वैज्ञानिकता क्या है, इसका उनसे कोई मतलब नहीं था। वो तो ये मानते थे कि जो कुछ भी होता है वो ठाकुर जी के कारण ही होता है। यह उनकी अंधभक्ति का सूचक है और इसी अंधभक्ति के कारण हमें पता चलता है कि गांव में उस समय अंधविश्वास का भी बोलबाला था। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। ये भी कल किसी ने प्रश्न पूछा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर कहानी के आधार पर हमें देना है। हालांकि हरिहर काका अनपढ़ थे और अनपढ़ होने के बाद भी उनको दुनिया की बेहतर समझ थी, क्योंकि जिस दुनिया में वो रह रहे थे आसपास के वातावरण के लोगों को उन्होंने देखा और उनके अनुभव से सीखा। उनको ये पता चला कि जब तक व्यक्ति के पास उसकी संपत्ति है तभी तक रिश्तेदारी और आस पड़ोस के लोगों से उसका व्यवहार बना रहता है। जब उसकी संपत्ति उसके हाथ से निकल जाती है तो ना तो घर परिवार के लोग, ना रिश्तेदार, ना ही आस पड़ोस के लोग उसकी सेवा टहल करते हैं। सब कुछ संपत्ति के चलते ही होता है, क्योंकि उन्होंने गांव के कई ऐसे लोगों को देखा था जिन्होंने अपने जीते जी जमीन अपने परिवार के लोगों के नाम कर दी और ऐसा करने से उन व्यक्तियों की स्थिति बहुत ही बुरी हो गई। तो हरिहर काका को यह अनुभव इसी बात से हुआ, लोगों से हुआ कि जब तक संपत्ति है तभी तक आपकी सेवा टहल की जाएगी, वरना आपको दूध में गिरी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा। कहानी में ऐसा ही बताया गया है। हरिहर काका को जबरन उठाकर ले जाने वाले कौन थे? वो महंत के ही कुछ व्यक्ति थे जो उसी ठाकुरबाड़ी और पंडित के चापलूस और पक्षधर थे। वो कई हथियारों से लैस होकर हरिहर के दालान में पहुंचे, उनका अपहरण करके और अपने ठाकुरबाड़ी में ले गए। उनके साथ कैसा बर्ताव किया? हरिहर काका के मुंह में कपड़ा ठूंसकर पट्टी बांध दी गई, उनके हाथों और पैरों को बांध दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई और जबरदस्ती अंगूठे के निशान सादे कागजों पर लिए गए। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी? गांव 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। सभी जगह चर्चा का यही विषय था कि हरिहर काका अपनी जमीन किसके नाम करेंगे। एक तरफ
ठाकुरबाड़ी के पक्षधर और चापलूस लोग थे जो ये मानते थे कि हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जिनके घरों में भी हरिहर जैसे कई लोग या व्यक्ति रहा करते हैं। उनका मानना था कि उन्हें अपनी जमीन अपने परिवार के लोगों के नाम ही करनी चाहिए। अब सातवां क्वेश्चन है कहानी के आधार पर। मैंने आपको इस पंक्ति को रेखांकित भी करवाया था। बेटा ध्यान से सुनना और दोनों को एक दूसरे से समायोजित करना। जब तक व्यक्ति को अज्ञान होता है, यानी उसे ज्ञान नहीं है, तब तक वो मौत से डरता है, क्योंकि मौत जो है जीवन की सच्चाई है। अगर उसे इस बात का ज्ञान हो जाए, उसे इस बात का परिचय मिल जाए कि मौत के पश्चात व्यक्ति जो है सुख दुख के जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसे ईश्वर के चरणों में स्थान मिल जाता है, तो वो मृत्यु से घबराएगा नहीं, बल्कि मृत्यु को खुद स्वीकार करेगा। वही स्थिति हरिहर काका की थी। हरिहर काका पहले अज्ञानी बने हुए थे, इसीलिए महंत और उनके परिवार के लोगों ने उनके प्रति बहुत दुराचरण किया। जब उनको पता चल गया कि उनके दुराचरण का कारण उनकी 15 बीघा जमीन है, तो उनको ये लग गया कि वास्तव में ये मेरी जमीन हथियाने के लिए ही ये सब कुछ कार्य कर रहे हैं। यदि मैंने जीते जी इनको जमीन दे दी तो मैं अपनी ही दुरावस्था का खुद ही कारण बन जाऊंगा। इसलिए उन्हें इस सत्य का ज्ञान हो गया कि जब तक जमीन मेरे पास है, ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अतः उनके मन में से वो भय बिल्कुल समाप्त हो गया। अब बाकी जो 3 प्रश्न है, इन्हीं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर आपको आपके पीडीएफ में मिल जाएगा। यहाँ हमारा ये पाठ पूर्ण होता है।